हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं विस्टास का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो दो महिलाओं के जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। ये दोनों महिलाएं वंचित समुदायों से थीं और अपने बचपन को याद करते हुए मुख्य धारा की संस्कृति के साथ अपने रिश्तों पर विचार करती हैं। क्या उनका अनुभव हमें समाज को बेहतर समझने का कोई रास्ता दिखाते हैं? चलिए इसे जानते हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर पर चर्चा करेंगे। इसे एक अमेरिकी भारतीय महिला गॉर्ट्रूड सीमन्स वार्निंग ने लिखा है। वे 1876 में पैदा हुई थी, उस दौर में जब मूल अमेरिकी संस्कृति और महिलाओं के प्रति गहरी पूर्वग्रहता थी। गॉर्ट्रूड ने अपने साहस और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ इन समस्याओं का सामना किया, बल्कि उनसे ऊपर उठकर मिसाल भी पेश की। उन्होंने जीट क्लासा नाम से लिखना शुरू किया और 1900 में कैरोलाइन इंडियन स्कूल की आलोचना करते हुए अपने लेख प्रकाशित किए। उनका लेखन न केवल पाखंड का विरोध करता था, बल्कि उनके मूल अमेरिकी पहचान और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक भी बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठंड और कड़वाहट से भरा हुआ सेब की भूमि में हमारा पहला दिन। बर्फ ने जमीन को सफेद चादर में ढक रखा था और पेड़ों पर पत्ते तक नहीं थे। सुबह की शुरुआत नाश्ते की घंटी से हुई, जो इतनी तेज थी कि उसकी गूंज न केवल घंटाघर में बल्कि हमारे नाजुक कानों तक जा पहुंची। नंगे फर्श पर जूतों की गड़गड़ाहट मानो हमारी शांति को खत्म कर रही थी। हर तरफ कठोर आवाजें, एक अजनबी भाषा में बड़बड़ाहट, ऐसी कई आवाजों का घालमेल जिसने माहौल को पूरी तरह से उलझा दिया। और मैं इस शोर के बीच कहीं गुम सी हो गई। मेरी आत्मा आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार जा रही थी। फिर सफ़ेद बाल वाली एक बूढ़ी औरत आई। उसने हमें लड़कियों की कतार में खड़ा कर दिया। हम भोजन कक्ष की ओर मार्च कर रहे थे। ये सब भारतीय लड़कियां थीं, जिनके पैर कड़े जूतों में कैद थे और शरीर पर बारीकी से चिपके कपड़े। छोटी लड़कियों के सिर पर बाल कटे हुए थे। जैसे ही मैं अपने नरम मोकासिन में चुपचाप चली, मुझे ऐसा लगा मानो मुझे फर्श निकल जाएगा, क्योंकि मेरा कंबल जो मुझे सुकून देता था मेरे कंधों से छीन लिया गया था। मैंने अपनी नज़र उन भारतीय लड़कियों पर डाली जो इस नई जिंदगी को सहते हुए भी मेरी तरह अपने कपड़ों से परेशान थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, जैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। जैसे ही हम भीतर गए, मैंने देखा कि लड़के विपरीत दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे। उनकी हलचल के बीच मेरी नज़र हमारी पार्टी में आए 3 युवा बहादुरों पर पड़ी। वे पीछे की कतारों में खड़े थे और उनकी आंखों में वही बेचैनी झलक रही थी जो मेरे दिल में महसूस हो रही थी। तभी एक हल्की सी घंटी बजी। हर छात्र ने मेज के नीचे से अपनी कुर्सी खींची। मैंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब बैठने का संकेत है। मैंने भी अपनी कुर्सी खींची और तुरंत उसमें बैठ गई, लेकिन मुझे तभी एहसास हुआ कि मैं अकेली बैठी थी। हमारे मेज पर बाकी सभी अभी खड़े थे। जैसे ही मैं उठने लगी यह देखने के लिए कि कुर्सी का उपयोग कैसे करना है, दूसरी घंटी बजी। इस बार सभी छात्र बैठ गए। मैं झेपते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। तभी हाल के कोने से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उत्सुकतावश उसे देखने के लिए सिर घुमाया, लेकिन मेरे अलावा सभी छात्रों के सिर उनकी प्लेटों पर झुके हुए थे। मेजों की लंबी कतार पर नजरें दौड़ाने के बाद मेरी निगाहें अचानक एक पीली महिला की ओर चली गई। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी और उनकी गहराई ने मुझे असहज कर दिया। मैंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और मन में यह सोचने लगी कि आखिर उस महिला ने मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों देखा। फिर आदमी की आवाज़ अचानक रुक गई और तीसरी घंटी बजी। सभी ने एक साथ अपना चाकू और कांटा उठाया और खाने में लग गए, लेकिन मैं तो डर और उलझन से भरी हुई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और अंत में मैं रो पड़ी। इस अजनबी माहौल में कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। इस नई दुनिया ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लेकिन उस दिन का सबसे बड़ा संघर्ष वो भोजन नहीं था। असली परीक्षा तो उस भयानक चेतावनी से शुरू हुई जो मेरे दोस्त जुडविन ने मुझे दी। जुडविन, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझती थी, ने पीली महिला को हमारी लंबी घनी चोटियों के बारे में बात करते हुए सुना था। वह कह रही थी कि हमारे बाल काट दिए जाएंगे। यह खबर सुनते ही मेरा दिल दहल गया। हमारी माताओं ने हमें सिखाया था कि केवल वो योद्धा जो युद्ध में हार जाते थे और दुश्मन के हाथों में कैद हो जाते थे, उनके बाल काटे जाते थे। हमारे लोगों में छोटे बाल या तो शोक का प्रतीक होते थे या फिर कायरता का। हमने कुछ पर अपने भाग पर चर्चा की। जुडविन ने भारी मन से कहा, हमें समर्पण करना होगा, वे हमसे ताकतवर हैं। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मेरा दिल विद्रोह से भर गया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी। इस पल मेरी आत्मा में पहली बार विद्रोह की आग जल उठी। जैसे ही मैंने मौका देखा, मैं चुपके से निकल पड़ी। मेरे चीखते हुए जूतों ने मुझे सावधान रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने जितना संभव हो सकता था उतनी चुप्पी के साथ सीढ़ियां चढ़ी। मेरे मोकासिन अब इन कड़े और अजनबी जूतों से बदल दिए गए थे। हाल में चलते हुए मैं नहीं जानती थी कि मेरा गंतव्य कहाँ है। अचानक मैंने एक खुले दरवाजे की ओर मुड़कर झांका। वह एक बड़ा कमरा था जिसमें 3 सफेद बेड रखे हुए थे। खिड़कियों पर गहरे हरे पर्दे थे जो कमरे को अंधेरे में डुबो रहे थे। कमरे में कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत अपने कदमों को उस कोने की ओर मोड़ा जो दरवाजे से सबसे दूर था। अपने हाथों और घुटनों पर चलते हुए मैं बेड के नीचे रेंग गई और खुद को अंधेरे कोने में छिपा लिया। वहां से मैं डर के मारे बाहर झांकती। जब भी मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। हाल में गुजती आवाजें मेरा नाम पुकार रही थी। मुझे पता था कि जुडविन भी मुझे खोज रही होगी, लेकिन मैंने अपने होठ सख्ती से बंद रखे। धीरे धीरे कदमों की आहट तेज हो गई। आवाजें पास आती चली गईं और फिर महिलाएं और लड़कियां कमरे में घुस आईं। मैंने अपनी सांस रोके रखी और उन्हें अलमारी के दरवाजे खोलते और बड़े संदूकों के पीछे झांकते हुए देखा। किसी ने पर्दे हटा दिए और कमरे में अचानक रोशनी भर गई। फिर किसी ने झुककर बेड के नीचे देखा और बस मेरा छिपना खत्म हो गया।
मुझे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। मैंने बेतहाशा विरोध किया, लात मारी और अपने नाखूनों से खरोच डाला, लेकिन सब बेकार था। आखिरकार मुझे जबरन कुर्सी पर बिठा दिया गया और कसकर बांध दिया गया। मेरे लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, यह मेरी स्वतंत्रता के अंतिम अंश को खोने जैसा था। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरा सिर लगातार हिल रहा था, मानो मैं अपने बालों को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मैंने अपने गर्दन पर कैंची के ठंडे और कठोर ब्लेड को महसूस किया, और फिर मैंने सुना उस भयानक आवाज को, वह आवाज जब कैंची मेरी मोटी चोटी को काट रही थी। फिर मैंने अपना हौसला खो दिया। जिस दिन से मुझे मेरी माँ से अलग किया गया था, मुझे अत्यधिक अपमान का सामना करना पड़ा था। लोग मुझे घूरते थे जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। मुझे लकड़ी की कठपुतली की तरह उछाला गया था, और अब मेरे लंबे खूबसूरत बाल, जिन्हें मैं अपनी पहचान मानती थी, कायरता के प्रतीक की तरह काट दिए गए थे। अपनी पूरी पीड़ा के साथ मैंने अपनी माँ को पुकारा। मैं रोती रही, विलाप करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। कोई भी मुझे समझाने नहीं आया, जैसे मेरी माँ किया करती थी। इस जगह पर मैं केवल एक झुंड में शामिल की गई एक बेजुबान प्राणी थी, जिसे बस एक चरवाहा अपनी मर्जी से चला रहा था। यह सिर्फ मेरे बाल नहीं थे जो काटे जा रहे थे, यह मेरी आत्मा की स्वतंत्रता थी जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोस्तों, यह थी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पहला भाग, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। गर्टरूड सिमन्स बानी के इस अनुभव ने हमें यह समझाया कि जबरदस्ती और अपमान से किसी की पहचान और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले वीडियो में हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के सेकंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लेखिका बामा अपने अनुभवों के माध्यम से जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।